स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है, बड़ी खबर का रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों में घमासान चल रहा है। आपको बता दें कि 16 सीट पर इन 4 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए उठापटक चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि 22 साल बाद महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार है कि ये उठापटक 22 साल बाद महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर ये चुनाव घमासान चुनाव की चल रही है। 11 राज्यों के 41 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं, जिसके बाद अब 16 सीटों पर यह घमासान चल रहा है। महाराष्ट्र की 6 सीट पर 7 उम्मीदवार हैं, जिसमें यह उम्मीदवार में राजनीतिक उठापटक यहां महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। वोटिंग से पहले एमवीए के समर्थन में एआईएआईएम हो चुके थे। असदुद्दीन ओवैसी, माफ कीजिएगा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में समर्थन दिया है, जिसमें एमवीपी को यह समर्थन दिया है। राजस्थान में 4 सीटें हैं, जिसको लेकर 5 उम्मीदवार हैं। यहां पे भी राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। हरियाणा की अगर बात कर ले तो हरियाणा में 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जिस पर 3 उम्मीदवार हैं। यहां पर भी सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जिताने की होड़ में लगी हुई हैं। अगर कर्नाटक की बात करें तो यहां पर भी 4 सीटें हैं और 4 सीटों पर 6 उम्मीदवार हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश में लगी हुई हैं और यहां राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात हम बता दें कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन कराता है। इसको लेकर हम आपको बता दें कि राज्यसभा में किस राज्य के कितने सांसद होंगे, यह उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से होता है। बता दें कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के चुने हुए विधायक करते हैं, जिस राज्य के वे उम्मीदवार होते हैं। जिस राज्य के उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं, उस राज्य के विधायक उनको चुनते हैं। आपको बता दें कि अब बात करते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया क्यों अलग होती है और कितनी अलग होती है आम चुनाव से। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से काफी अलग होती है। ऐसा क्यों होता है हम आपको बताएंगे। क्योंकि इस सदन के लिए मतदान सीधे जनता नहीं करती। कोई भी आम व्यक्ति इस चुनाव में वोट नहीं डालता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसका फैसला करते हैं। क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, इसीलिए यहाँ के जनता के द्वारा चुने गए विधायक प्रतिनिधि इसका चुनाव में हिस्सा लेते हैं। बात करें राज्यसभा चुनाव के नतीजों के लिए तो एक फॉर्मूला तय किया जाता है, जिसके बाद ही राज्यसभा चुनाव का फैसला आता है। अब बात करते हैं विधायक राज्यसभा चुनाव में कैसे वोटिंग करते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए विधायक सिर्फ उसी उम्मीदवार के लिए वोट डाल सकते हैं जो कि उनके राज्य से खड़ा किया गया है। इतना ही नहीं, इसमें भी विधायक सभी उम्मीदवारों को वोट नहीं दे सकते, बल्कि उन्हें ही प्राथमिकता के आधार पर चुन सकते हैं जो उनकी पार्टी या उनके राज्य से चुनाव में खड़े हुए हैं। वोटिंग के समय हर विधायक को एक लिस्ट दी जाती है, एक सूची दी जाती है, जिसमें उसे राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए अपनी पहली पसंद, अपनी दूसरी पसंद और अपनी तीसरी पसंद के आधार पर यह चयन करना होता है। इसके बाद एक तय मानक के मदद से तय किया जाता है कि कौन सा प्रत्याशी उस जगह से जीता है जिस राज्य में प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़े होते हैं। इस तरह से राज्यसभा की वोटिंग की जाती है। इसे समझने के लिए राजस्थान का अगर उदाहरण लिया जाए तो यहां विधायकों की कुल संख्या 200 है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहां विधायकों की संख्या 200 है और हर एक सदस्य को राज्यसभा पहुंचने के लिए कितने विधायकों का समर्थन मिलना चाहिए, इसके लिए भी एक फॉर्मूला तय होता है। यह फॉर्मूला कुल विधायकों की संख्या को जितने राज्यसभा सदस्य चुने जाने हैं उनमें से एक जोड़कर विभाजित किया जाता है। इस बार यहां से 4 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होना है। जैसा कि मैंने शुरुआती में बताया कि राजस्थान में 4 सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें से एक जोड़ने से यह संख्या 5 हो जाती है और तब कुल संख्या 200 है। आपको बताया कि यहां सदस्यों की संख्या 200 है, तो उसे 5 से विभाजित करने पर यह अंक 40 आता है। इस तरह से राज्यसभा के चुनाव किए जाते हैं।
इससे फिर एक जोड़ने पर यह संख्या 41 हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 उम्मीदवार हैं, उसमें एक जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद यह संख्या 5 हो जाती है। और इसको जितने भी टोटल सदस्य हैं राज्यसभा के, जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ 200 सदस्य हैं, उससे भाग कर दिया जाता है, जिसके बाद रिजल्ट 40 आया। और 40 में अगर एक और संख्या ऐड की जाती है, यानी कि ये संख्या 41 हो जाती है। तो मतलब राजस्थान के राज्यसभा सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को 41 वोटों की जरूरत होती है। इस हिसाब से राज्यसभा में सांसद चुने जाते हैं। इस हिसाब से ये वोटिंग आम चुनाव से अलग होती है, क्योंकि यहां आम आदमी वोटिंग नहीं करता है, यहां विधायक वोटिंग करते हैं। इस तरह से अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 वोट चाहिए। इसी तरह हरियाणा में किसी उम्मीदवार को राज्यसभा जाने के लिए 31 विधायकों के प्राथमिक वोटों की जरूरत होती है। मतलब अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 विधायकों के वोट चाहिए, तभी वह अपनी सीट जीत जाएगा। इसके अलावा वोट देने वाले हर एक विधायक को यह भी बताना होता है कि उसकी पहली पसंद, उस विधायक की दूसरी पसंद और उसका उम्मीदवार कौन है। इससे वोट प्राथमिकता के आधार पर ही वोट दिए जाते हैं। पहला वोट उन्होंने किसको डाला और दूसरा वोट उन्होंने प्राथमिकता के तौर पे किसको वोट दिया अपनी पसंद के हिसाब से। इस हिसाब से राज्यसभा चुनाव किया जाता है। अगर उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता का वोट मिल जाता है तो वह जीत जाता है। मतलब कि पहला वोट सबसे इंपॉर्टेंट वोट माना जाता है। जिस उम्मीदवार या विधायक ने पहला वोट डाला उसको सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे के वोट में बंटवारा दिखाई पड़ता है। इस वजह से दूसरी प्राथमिकता के वोटों के आधार पर राज्यसभा जाने वाले उम्मीदवार का चयन होता है, क्योंकि अगर पहले वोट का किसी वजह से यह बंटवारा किया जाता है या नहीं हो पाता है तो इसके बाद ही दूसरी प्राथमिकता के वोटों को आधार बनाया जाता है और जिसके बाद राज्यसभा जाने वाले उम्मीदवार का चयन किया जाता है। अब हम आपको बता दें कि वोटिंग का तरीका कैसे होता है। क्या इस राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का तरीका होता है। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा उम्मीदवारों को चुनने के लिए ओपन बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि विधायक जिस भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हैं उसकी जानकारी उनकी पार्टी तक पहुंच जाती है। ऐसा आपको बता दें कि अगर कोई भी विधायक अपनी पार्टी के को वोट करता है तो यह उसकी जानकारी, ये इंफॉर्मेशन उसकी पार्टी तक पहुंच जाती है। यह इसलिए पहुंचती है क्योंकि उम्मीदवारों को चुनने के लिए ओपन बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि अलग अलग पार्टियां अपने सदस्यों की वोटिंग प्राथमिकता का पता लगाने के लिए मतदान केंद्रों में एजेंट भी तैनात करते हैं। मतदान केंद्रों में, जैसे कि आम चुनाव में मतदान केंद्रों में एजेंट तैयार किए जाते हैं, इसी तरह से राज्यसभा चुनाव में भी वोटिंग को प्राथमिकता का पता लगाने के लिए मतदान केंद्रों पर एजेंट तैनात किए जाते हैं। इस ओपन बैलेट सिस्टम को क्रॉस पार्टी वोटिंग रोकने के लिए ही लागू किया गया है। आपको बड़ी बात अगर बताएं तो इस ओपन बैलेट सिस्टम को क्रॉस पार्टी वोटिंग रोकने के लिए लागू किया गया है। केवल निर्दलीय पर यह नियम लागू नहीं होता है। इसमें एक और बड़ी बात है कि निर्दलीय प्रत्याशी पर यह नियम लागू नहीं होता, सिर्फ किसी पार्टी के उम्मीदवार, किसी पार्टी के प्रत्याशी पर यह नियम लागू होता है। लेकिन जितने विधायक किसी भी पार्टी से जुड़े हैं उन पर यह नियम लागू होता है। अगर कोई विधायक किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उस पर यह नियम लागू होता है। ऐसा नहीं करने वाले विधायकों का वोट रद्द हो जाता है। उसके बाद ही इतना ही नहीं, राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों के पास नोटा का विकल्प भी मौजूद नहीं होता है। आपको बता दें कि आम चुनाव में अधिकतर नोटा का ऑप्शन मिलता है, जिसमें ये आजादी मिलती है कि अगर किसी उम्मीदवार को आप पसंद नहीं करते तो वहां पर आप नोटा का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो दबाकर अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां नोटा का सिस्टम भी किसी उम्मीदवार को नहीं मिलता है। अब इसके बाद एक और पहलू पर हम बात करते हैं। एक पेन इस्तेमाल करने का भी यहां पर नियम है। अगर कोई विधायक निर्धारित स्याही वाले पेन की जगह किसी अलग पेन का इस्तेमाल करता है तो उसका वोट खारिज हो जाता है। राज्यसभा चुनाव में खास तरह से पेन का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बात बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए खास पेन का इस्तेमाल होता है जो कि काला और नीला ना होकर बैंगनी रंग के लिखावट का दिखाई देता है। यह पेन चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाता है।
एक पेन का इस्तेमाल एक ही बार किया जाता है। आपको बता दें कि कोई भी प्रत्याशी अगर वोट डालने जाता है तो वो एक बार ही उस पेन का इस्तेमाल करता है। यह पेन ना तो काला होता है और ना ही पेन ये नीला होता है। यह पेन बैंगनी रंग की लिखावट लिखता है, जिससे सभी उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जाते हैं। पेन का इस्तेमाल करने के बाद उसको चुनाव अधिकारी को दे दिया जाता है, क्योंकि एक पेन से एक ही वोट डाला जाता है, जिसके बाद वोट डालने के बाद इस पेन को चुनाव अधिकारी को दे दिया जाता है। यह स्याही कर्नाटक के मैसूर से तैयार की जाती है। बड़ी बात बताएं कि अगर राज्यसभा चुनाव किस तरीके से यह चुनाव होता है, किन कारणों के बाद यह चुनाव किया जाता है, विधायक चुनाव करते हैं, फिर इसके बाद जनता को राज्यसभा का सांसद मिलता है। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें कि मैंने जैसे कि बताया कि इस राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अलग से पेन दिया जाता है, ना तो काला ना ही नीला। इसमें बैंगनी कलर का पेन का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसकी स्याही की अगर बात करें तो कर्नाटक के मैसूर से इसकी स्याही तैयार होती है, जो कि लंबे समय तक नहीं मिटती है। इससे जुड़ा एक वाकया 2016 के जून महीने में हरियाणा की विधानसभा में देखा जा चुका है। यहां राज्यसभा चुनाव में इसी स्याही के विवाद की वजह से कांग्रेस के 14 वोट रद्द हो गए थे। बड़ी बात बता दें कि 2016 में विधानसभा चुनाव के लिए स्याही, पेन की स्याही की वजह से कांग्रेस के 14 वोट रद्द हो गए थे। इन 14 विधायकों के मत पत्र पर चुनाव आयोग की दी गई पेन की जगह किसी और पेन की स्याही पाई गई थी। इस वजह से ये रद्द हो गए थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, अगर उम्मीदवारों को वोट डाले जाते हैं, ना तो काले पेन की स्याही ना नीले पेन की स्याही, जो चुनाव आयोग की तरफ से पेन दिया जाता है बैंगनी कलर के उस पेन से स्याही होती है। अगर यह स्याही किसी और पेन की पाई गई तो उसका वोट रद्द हो जाता है, जैसा कि 2016 में हुआ कांग्रेस के साथ। वहां उनके 14 वोट रद्द हो गए थे। इन 14 विधायकों के मतपत्र पर चुनाव आयोग की दी गई पेन की जगह किसी और की पेन की स्याही पाई गई थी, इसलिए ये रद्द हो गए थे। उस विवाद को ध्यान में रखते हुए इस बार हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में सभी विधायकों को अलग अलग पेन दिए जाएंगे। इससे इस बार फिर किसी तरह का विवाद ना हो सके, इसलिए जो भी उम्मीदवार वोट डालने आ रहा है, उम्मीदवारों को वोट डालने आ रहा है विधायक, उसको अलग अलग पेन दिया जाएगा। सामान्य तौर पर राज्यसभा चुनाव एक ही पेन का राज्यसभा में चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। राज्यसभा चुनाव के में हम अब बात कर लें कि बिना वोटिंग के जो 41 उम्मीदवार सांसद बन चुके हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। आपको बता दें कि 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का घमासान चल रहा है। इन 57 में से 41 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। 4 राज्यों की 16 सीटों के लिए अब घमासान चल रहा है, उठापटक जारी है। जिन 41 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, उनमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों की सीटें शामिल हैं। बात आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कौन निर्विरोध सांसद चुना गया है। हम बात कर रहे हैं उन 41 सांसदों की जो निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कौन से सांसद निर्विरोध चुने जा चुके हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। निर्वाचन हुए 11 सांसदों में से 8 बीजेपी के तो 3 सांसद समाजवादी पार्टी के कोटे से हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अलावा बीजेपी के ही पूर्व विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह, पूर्व विधायक संगीता यादव, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्ष बाबूराम निषाद, राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र कुमार नागर, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पूर्व सांसद मिथिलेश कुमार को राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो मैंने बीजेपी के सभी नाम आपको गिना दिए हैं जो कि निर्वाचन बिना किसी विरोध के चुने जा चुके हैं और सांसद बन चुके हैं। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य जावेद अली, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य निर्दलीय के तौर पर उतरे कपिल सिब्बल और आरएलडी के जयंत चौधरी निर्विरोध चुने जा चुके हैं और अब वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, क्योंकि शुरुआती में हमने आपको बताया कि 41 ऐसे सांसद हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कौन सांसद निर्विरोध चुना गया है, तो हम आपको बता दें कि बिहार की 5 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी को
2 आरजेडी को और 1 जेडीयू के कोटे में गई, क्योंकि इस हिसाब से ही वहां विधायकों की संख्या थी। हर पार्टी के पास अपने अपने विधायक थे। जिस हिसाब से अगर बात करें बीजेपी की, तो यहां बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं, 2 सीटें आरजेडी को मिली हैं और 1 सीट जेडीयू के कोटे में आई है। बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल। अगर जेडीयू की बात करें तो खीरू महतो, अगर आरजेडी की बात करें तो मीसा भारती और फयाज अहमद यहां बिहार से राज्यसभा पहुंच चुके हैं। इन 5 में मीसा भारती और सतीश चंद्र दुबे फिर से दोबारा राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार की बात अगर हम आपको बताएं तो बिहार में अब 2 सदस्य ऐसे हैं जो मीसा भारती और सतीश चंद्र दुबे जो फिर से राज्यसभा जा रहे हैं। तमिलनाडु में अगर मैं आपको बात करूं, अगर अगले राज्य की बात करें तो तमिलनाडु में कौन से राज्यसभा ऐसे सांसद हैं, उम्मीदवार हैं जो निर्विरोध चुने जा चुके हैं और अब सांसद राज्यसभा के बन चुके हैं। तमिलनाडु से 6 सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें सत्ताधारी डीएमके के 3, एआईएडीएमके के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार का निर्वाचन हुआ है। डीएमके के एस कल्याण सुंदरम, आर गिरिराजन और KRN राजेश कुमार। तो वहीं एआईएडीएमके के सीवी सनमुगम और आर धर्मर। अगर बात करें कांग्रेस के केपी चिदम्बरम के निर्विरोध निर्वाचन घोषित किए गए हैं। फिलहाल चिदम्बरम फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन अब वे तमिलनाडु से चुने गए हैं कांग्रेस की तरफ से। बात अगर आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस जीती है, और आंध्र प्रदेश की अगर 4 सीटों की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो गया, जहां पे सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस के 4 उम्मीदवार यहां सर निर्विरोध चुने गए हैं। निर्वाचित उम्मीदवारों की में विजयसाई रेड्डी, बी मस्तान राव, आर कृष्णैया और एस निरंजन रेड्डी शामिल हैं। यहां पर राज्यसभा में अब वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 4 सीटों के बाद भी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या यहां बढ़कर अब 9 हो चुकी है। बात अगर मध्य प्रदेश ओडिशा की बात करें तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 3-3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए। यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को 1 सीट मिली है। बीजेपी के कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को कांग्रेस के, बात करें तो कांग्रेस के विवेक तनखा चुने गए हैं। तनखा फिर से राज्यसभा पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से तनखा फिर से राज्यसभा पहुंचे हैं। ओडिशा की 3 सीटों में बीजेडी की उम्मीदवार जीते हैं। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित बीजेडी के उम्मीदवारों में सुलता देव, मानस रंजन और सस्मित पात्रा शामिल हैं। आपको बता दें कि पात्रा दोबारा राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। अब बात कर लें 4 राज्यों की, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड की। तो यहां पर 2-2 सीटों पर चुनाव हुआ। इन 8 सीटों पर भी सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। तेलंगाना में 2 सीटों पर टीआरएस को जीत मिली, जिसमें टीआरएस के बी पार्थसारथी रेड्डी और डी दामोदर राव राज्यसभा के लिए निर्विरोध घोषित किए गए और अब वे राज्यसभा सांसद हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में दोनों सीटें कांग्रेस को मिली हैं। यहां से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन निर्विरोध चुने गए हैं। पंजाब में 2 सीटों में आम आदमी पार्टी को यहां जीत मिली है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस वजह से पंजाब की दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी का हक है। यहाँ के बलवीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी को निर्विरोध चुना गया है और अब यह राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में 1 सीट
अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड की एक सीट पर झामुमो और एक सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी आदित्य साहू और झामुमो के प्रत्याशी महुआ माझी चुने गए हैं। वहीं उत्तराखंड की एकमात्र सीट बीजेपी के खाते में गई, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। इस वजह से उत्तराखंड की एक सीट पर जो कि वो भी बीजेपी के खाते में चली गई। यहां से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी निर्विरोध चुने गए हैं। इस हिसाब से सभी जगह के 41 जो सदस्य हैं वो अब सांसद बन चुके हैं, जो कि निर्विरोध चुने जा चुके हैं और राज्यसभा में सांसद बन चुके हैं। लेकिन अब बात जहां घमासान चल रहा है, जहां राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के तहत यह घमासान चल रहा है। महाराष्ट्र की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार हैं, कर्नाटक में 4 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार हैं, राजस्थान में 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार हैं और हरियाणा में 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार हैं, जो कि राज्यसभा चुनाव में खड़े हैं, जिनके लिए यह उठापटक देखने को मिल रही है, जिनके लिए सभी पार्टी के विधायक अपनी अपनी पार्टी के सदस्यों को वोट डाल रहे हैं। इस वजह से ये चुनाव देखा जा रहा है, अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। अगर हम 4 राज्यों की बात करें तो 16 सीटों पर यह घमासान चल रहा है। हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान में। राजस्थान में क्या समीकरण बन रहे हैं, राजस्थान में क्या कुछ इस घमासान में चल रहा है, इस बात पे बात कर लेते हैं। राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव है, जहां पर कांग्रेस ने 3 और बीजेपी के ने एक ही उम्मीदवार को उतारा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इस वजह से कांग्रेस ने यहाँ 3 उम्मीदवार उतारे हैं और बीजेपी ने सिर्फ एक उम्मीदवार ही उतारा है। प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस ने उम्मीदवार राजस्थान से बनाया, जो कि राज्यसभा सांसद में जा सकते हैं, राज्यसभा सांसद बनेंगे कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा हरियाणा से निर्दलीय सांसद सुभाष चंद्रा इस बार बीजेपी के समर्थन से राजस्थान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चंद्रा का कार्यकाल 2 अगस्त को पूरा हो रहा है, जिसके बाद फिर से वो यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और बीजेपी का समर्थन उनको मिल रहा है। क्या कुछ गणित राजस्थान में हो रही है, इस पर भी नजर डालते हैं। बता दें कि 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, कि 41 वोट की जरूरत है। मौजूदा सदन में कांग्रेस के 108 सदस्य हैं और बीजेपी के 71 विधायक हैं। संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस के 2 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार को बहुत ही आसानी से यहां जीत मिल जाएगी। चौथी सीट के लिए दोनों पार्टियों को एक दूसरे दलों के विधायकों की जरूरत पड़ेगी, दूसरे दलों के समर्थन की जरूरत, दोनों पार्टी को यहाँ कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, क्योंकि अगर संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस 2 सीटें और बीजेपी 1 सीटें तो यहां से अपनी हासिल कर लेगी। कांग्रेस अपने 108 विधायकों के अलावा आरएलडी के 1 और माकपा के 2 विधायक और निर्दलीयों समेत 124 विधायकों का समर्थन जुटाने का दावा कर रही है। अगर कांग्रेस का दावा सही साबित होता है तो वह अपने तीनों उम्मीदवारों को जीत कर ले जाएगी, जहां से तीनों कांग्रेस के उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे और जीत जाएंगे। वहीं बीजेपी के समर्थन की अगर बात करें तो बीजेपी के निर्दलीय पर्चा भरने वाले सुभाष चंद्रा को जीत के लिए 8 वोटों की जरूरत और ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के 30 विधायकों के अलावा हनुमान बेनीवाल के 3 विधायकों का समर्थन मिलना उनको तय माना जा रहा है, जिसके बाद चंद्रा 8 कांग्रेस विधायकों की तरफ से अपने पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने का भी दावा कर चुके हैं। खुद उन्होंने यह दावा किया कि कांग्रेस के 8 ऐसे विधायक हैं जो कि क्रॉस वोटिंग में उनको वोट कर सकते हैं। ऐसा होता है तो चंद्रा चुनाव जीत सकते हैं और बीजेपी के समर्थन से वह भी राज्यसभा में जा सकते हैं। बात कर लें अब हरियाणा की। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या हाल है, क्या इसका समीकरण है, इस पर चर्चा करते हैं। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें दोनों सीटों के लिए
3 उम्मीदवार मैदान पर हैं, जिसमें कि बीजेपी के कृष्णलाल पंवार, कांग्रेस के अजय माकन और बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे गए कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय के पिता विनोद शर्मा पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ समर्थन से लड़ रहे हैं। उनकी कांग्रेस के कई नेताओं से अच्छी दोस्ती भी रही है। ऐसे में कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है, जो कि बाहरी उम्मीदवार उतारे जाने के से नाराज भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से भारी उम्मीदवार उतारने की वजह से यहाँ पर विधायकों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कार्तिकेय शर्मा को इसका फायदा मिल सकता है। संख्या बल की अगर यहाँ बात करें तो 90 सदस्यों वाली विधानसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें बीजेपी के पास 40 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवारों को आसानी से जिता लेगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 31 ही विधायक हैं और 31 ही विधायकों के समर्थन उन्हें अपने वोटों को जीतने के लिए, अपने सदस्यों को, अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए चाहिए। तो मतलब कि सभी विधायकों ने अगर अजय माकन को वोट दिया तो माकन जीत जाएंगे। निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी के 9, जेजेपी के 10, हेलोप के इनोलो के साथ साथ एक और 7 निर्दलीय वोटों को मिलता है तो ये आंकड़ा 28 तक पहुंचेगा, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा बहुमत के पार नहीं पहुंचता है। तो ऐसे में कांग्रेस के 2 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने के बाद माकन का खेल बिगड़ सकता है। तो अगर मुख्य लड़ाई देखी जाए तो अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा के बीच है, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो यहाँ अजय माकन को नुकसान हो जाता है और अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो यहाँ कार्तिकेय शर्मा को नुकसान पहुंचता है, जिस वजह से इस सीट पर काफी पेच अटका हुआ है। हालांकि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने अभी तक किसी भी प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान नहीं करा है। वहीं कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी ने भी सभी के दिल की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। तो हरियाणा में राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक घमासान, उठापटक काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का समर्थन देने वाले प्रत्याशियों के बीच ये लड़ाई है। अगर कांग्रेस के खेमे में क्रॉस वोटिंग हुई तो कांग्रेस के पास उनकी सीट नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास मौजूदा 31 विधायक हैं और जीतने के लिए उनके सदस्य, उनके उम्मीदवार को 31 वोट चाहिए। गलती से भी किसी 2 से 3 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो उनके सदस्य, उनके उम्मीदवार यहां से जीत नहीं पाएंगे। अगर बात करें महाराष्ट्र में कैसी महाभारत देखने को मिल रही है, कैसी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, कैसी उठापटक यहां चल रही है। तो महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव किया जा रहा है, जिसमें 188 सीटों वाली विधानसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए अगर औसतन बात करें तो 42 वोटों की जरूरत है, जिसमें मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 106 और शिवसेना के 56, एनसीपी की बात करें तो यहाँ 53 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं, जिसके बाद गठबंधन से यहाँ सरकार बनी है। ऐसे में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक और बीजेपी 2 उम्मीदवारों को आसानी से जिता सकती है। पेंच शिवसेना के दूसरे और बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार की वजह से यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि तीसरे उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास 22 वोट हैं, वहीं शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार के लिए उनके पास सिर्फ 14 वोट है, जिसकी वजह से यहाँ पेच ज्यादा फंसा हुआ है। बीजेपी के पास 6 निर्दलीय समेत 113 विधायकों का समर्थन भी है, तो यहाँ बीजेपी मजबूत होती नजर आ रही है। इस तरह से तीसरे उम्मीदवार के लिए उनके पास कुल वोटों की संख्या 29 हो जाती है, लेकिन जीतने के लिए 42 वोटों की जरूरत है। तो बीजेपी को भी यहाँ तीसरे उम्मीदवार के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। वहीं सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी के पास 169 विधायकों के समर्थन का दावा करती है, जिसमें से इसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के मिलाकर 153 ही विधायक हैं। 8 निर्दलीय और 8 अन्य छोटी पार्टियों के विधायक भी, दूसरी छोटी पार्टियों के विधायक भी इसमें शामिल हैं। निर्दलीय और छोटी पार्टियों को छोड़कर शिवसेना उम्मीदवारों के लिए 27 से ज्यादा वोटों की जरूरत पड़ेगी। अगर निर्दलीय और छोटे दलों से ने चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट दिया तो ये संख्या 43 पहुंच जाएगी। ऐसे में शिवसेना उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे। हालांकि अगर बीजेपी कुछ निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों को तोड़ने में सफल हो जाती है तो मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगा और भी ज्यादा रोचक हो सकता है, क्योंकि यहाँ बीजेपी अगर कुछ निर्दलीय विधायक और छोटे दलों को तोड़ देती है
तो इससे बीजेपी को वहां फायदा होगा। चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना दोनों अपने सभी उम्मीदवारों को जिताने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने उम्मीदवारों को वोट डालेंगे। इस वजह से दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि उनके खेमे में कोई भी सेंधमारी नहीं हुई है, उनके खेमे में कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं कर रहा है। इस वजह से दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने का दावा कर रही हैं। अगर बात अब कर्नाटक की कर ले, कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव सबसे ज्यादा रोमांचक है। ये मुकाबला यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोचक नजर आ रहा है। यहाँ पर 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव के लिए घमासान चल रही है। इन 4 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान पर हैं। बीजेपी के 3, कांग्रेस के 2 और जेडीएस ने 1 उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिसमें से 225 सदस्य विधानसभा में 1 उम्मीदवार को जीतने के लिए औसतन 46 वोट की जरूरत है। कर्नाटक में 1 उम्मीदवार को जीतने के लिए 46 वोट की जरूरत है। मौजूदा सदन में स्पीकर समेत बीजेपी के 120, कांग्रेस के पास 69, जेडीएस के पास 32 विधायक हैं और छोटे दलों की बात करें तो उनके पास 4 विधायक हैं। तो यहां सबसे ज्यादा सेंधमारी और क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है। संख्या बल के मुताबिक अगर बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार को तो आसानी से जीत मिल सकती है, लेकिन पेंच जहां फंसेगा वो चौथी सीट पर है। हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं। यहां चौथी सीट के लिए 3 पार्टियों में मुकाबला होगा। अपने तीसरे उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास 28 वोट ज्यादा हैं, वहीं दूसरे उम्मीदवार के लिए कांग्रेस के पास 23 वोट ज्यादा हैं। तो मतलब बीजेपी के अगर वोटों की, बीजेपी की अगली सीट तीसरे उम्मीदवार की बात करें तो बीजेपी के पास यहां पर 28 वोट ज्यादा है, जिसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे उम्मीदवार के, कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें तो सिर्फ कांग्रेस के पास 23 ही वोट हैं। तो कांग्रेस को ज्यादा सेंधमारी और ज्यादा क्रॉस वोटिंग की जरूरत यहां पर पड़ती नजर आ रही है। जबकि जेडीएस के उम्मीदवार की बात करें तो 32 वोट जेडीएस के उम्मीदवार को भी मिल सकते हैं। अगर बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग यहां पर नहीं होती है तो चौथे उम्मीदवार की जीत हर दूसरी वरीयता के वोट से होगी, कि मतलब जो विधायक अपना दूसरे वोट पर वोट डालता है, पहली प्राथमिकता से अलग दूसरे नंबर के वोट की प्राथमिकता को वो डालता है, तो उस हिसाब से कर्नाटक में फैसला होगा। इस स्थिति में सबसे बड़े दल बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादा संख्या बल है। बीजेपी के पास 28 वोट ज्यादा हैं, जिससे वो उनको आसानी से कर्नाटक में जीत मिलेगी। तो 4 राज्यों में 16 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव में घमासान चल रहा है। इस बीच हरियाणा और कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामला अटकता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर बीजेपी कर्नाटक में भारी पड़ सकती है, लेकिन हरियाणा में तीसरे उम्मीदवार के लिए लोगों को क्रॉस वोटिंग कराने की जरूरत है। हर पार्टी चाहती है कि उसके खेमे में क्रॉस वोट किए जाएं, जिस वजह से उनके उम्मीदवार को जीत मिल जाए। ऐसा ही कर्नाटक में स्थिति बनती नजर आ रही है। कर्नाटक में भी बीजेपी के पास खैर 28 सदस्यों की वोट ज्यादा हैं, जिससे कर्नाटक में बीजेपी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।